हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोटेक विजन में। तो आज के लेक्चर में हम आप लोग को बताएंगे कि लैंगिक जनन के बारे में, कि लैंगिक जनन क्या होते हैं और लैंगिक जनन में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं और इनमें क्या बनते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे कि अलैंगिक जनन में कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन और भी इनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। तो देख लेते हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है। तीसरा लेक्चर पिछले वीडियो में बनाए थे, ठीक है। कक्षा 12वीं की है, हमारा जीवों में जनन है, ठीक है। जीवों में जनन, ठीक है। आज हमारा लेक्चर या भाग चौथा है, चौथा भाग, ठीक है। अध्याय फर्स्ट, कक्षा 12वीं की है, अध्याय फर्स्ट 12वीं की है। पढ़ेंगे क्या? लैंगिक जनन। हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कि लैंगिक जनन क्या होता है? देखिए, लैंगिक जनन वो होता है जिसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, यानी दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है इन लैंगिक जनन करने के लिए। और लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है? लैंगिक जनन ये समस्त स्तनधारियों में होता है। अगर लैंगिक जनन ना हो तो कोई भी इसमें पृथ्वी पर जो बहुकोशिकीय जीव हैं उपस्थित तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो बहुकोशिकीय जीव हैं इनको बनने के लिए लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है। और लैंगिक जनन दो जीवों से होता है, यानी एक नर और मादा विपरीत जीव हुए, क्योंकि नर और मादा के अलावा और भी कोई जीव होता ही नहीं है विपरीत में। तो नर और मादा लैंगिक जीवों के रूप में कार्य करते हैं। और देखिए, इसमें आ रहा है लैंगिक जनन। जनन का अर्थ ही होता है अपने समान नए संतान को बनाना या उत्पन्न करना। और लैंगिक यानी लैंगिक का मतलब दो जीव भाग ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे लैंगिक जनन करने के लिए हमारे लैंगिक कुछ अंग पाए जाते हैं, और इन लैंगिक अंग में कुछ हमारे कोशिका बनती हैं, ठीक है। कुछ हमारे एक कोशिका बनती हैं। उस कोशिका में हमारा क्या होता है, गुणसूत्र निर्धारित होता है। उसमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी, मतलब सभी उसमें न्यूक्लियस के अंदर सभी जो क्रियाएं रहती हैं वो पहले से उसमें उपस्थित रहती हैं। और उस कोशिका को हम बोलते हैं क्या? युग्मक। और युग्मक जो होते हैं अगुणित होते हैं, यानी गुणसूत्र जो होते हैं उसमें आधी रहती हैं, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक, इन नर और मादा युग्मक के लैंगिक अंग से ही क्या कुछ कोशिका बन रही हैं जो हमारे गुणसूत्र में आधी हैं, जिससे हम बोल रहे हैं अगुणित कोशिका, या हम युग्मक बोल रहे हैं, यानी गैमिट बोल रहे हैं। युग्मक अगुणित हैं और यह युग्मक किस में बन रहे हैं? लैंगिक अंग में बन रहे हैं। और इन लैंगिक अंग का नाम क्या है? तो देखिए, लैंगिक अंग अगर नर की बात करें तो नर में लैंगिक अंग जो हमारा होता है वह हमारा होता है वृषण, टेस्टिस। ये हमारे एक जोड़ी वृषण होता है। और मादा में बात करें लैंगिक अंग, वो हमारा होता है अंडाशय। ये भी हमारे एक जोड़ी होती है, वो मादा में होती है। तो इन वृषण से यानी लैंगिक अंग से कुछ कोशिका निकल रही है, जिसे हम बोल रहे हैं युग्मक। और यह कोशिका क्या है? अगुणित है। इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या है? गुणसूत्र की संख्या आधी है। और यह नर युग्मक कहला रही है। अगर मादा युग्मक की बात करें तो मादा युग्मक में जो मादा जनन अंग से यानी अंडाशय से जो कोशिका बन रही है उसे हम बोलेंगे मादा युग्मक, यानी अंडाणु बोलेंगे। और नर युग्मक में क्या बोलेंगे? शुक्राणु। अब ये नर जननांग से जो नर युग्मक निकल रहे हैं, जो बन रहे हैं, उसमें कुछ विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। और इन कोशिका विभाजन के द्वारा हमारा बनता है युग्मक। और युग्मक निर्माण के समय सदैव हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस डिवीजन ऑफ गैमिट, ठीक है। मतलब गैमिट जब बनता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इन युग्मक जब बन जाता है तब ये क्या होते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है। मादा युग्मक का संलयन किससे होता है? नर युग्मक से। और जब संलयन हो जाता है तो हमारा बनता है क्या? संलयन तो हमारा बनता है युग्मनज। संलयित होकर हमारे नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, मिलते हैं, मिल के क्या बनते हैं? युग्मनज। और युग्मनज विकसित होकर या वृद्धि करके बनाता है भ्रूण। और भ्रूण आगे विभाजन के द्वारा विकसित होकर बनाता है एक नए संतान। और वह नए संतान एक जीव के रूप में प्रसव के द्वारा दिखाई देता है। यही हमारा होता है लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के लिए हमारे 3 अवस्थाएं होती हैं।
इन 3 अवस्था में हम समझ लेते हैं कि लैंगिक जनन किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, किन जीव भाग ले रहे हैं, इसके बारे में अच्छे से हमें नॉलेज हो जाती है। तो देख लेते हैं लैंगिक जनन। इसमें तो देखिए, लैंगिक जनन हमने बताया कि इसमें 2 विपरीत जनक आवश्यकता होती है, यानी एक नर होगा, एक नर होगा। नर को हम इस सिंबल से दर्शा रहे हैं, ये नर का सिंबल होता है, यानी 0 बना के एरो, मेल, ठीक है। एक हमारा हो गया फीमेल, यानी मादा, ये नर हो गया, ये हमारा मादा। मादा का जो सिंबल होता है वो 0 और प्लस, यानी फीमेल की तरह लिखते हैं, फीमेल, इसलिए हम इस तरह लिखते हैं, इसलिए यप और यप की तरह दिख रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसे फीमेल, ठीक है, फीमेल, ठीक है। और नर में हमारे पाए जाते हैं नर जननांग। क्या पाए जाते हैं? नर में हमारे होते हैं नर जननांग, नर जननांग, जननांग। और मादा में भी यही बनते हैं नर जननांग, मतलब होते हैं, इसमें भी होते हैं नर जननांग। और यह नर जननांग कौन सा होता है? नर जननांग अर्थात हम बोलेंगे वृषण, ठीक है, वृषण, जिसे बोलते हैं टेस्टिस, ठीक, टेस्टिस। और मादा जननांग होगा, सॉरी, मादा जननांग, मादा जननांग में हमारा जो मादा जननांग अंग के रूप में आता है, मतलब मादा मतलब मादा जननांग, यानी जनन अंग, यानी जो अंग जनन में क्या कर रही हैं, उसमें शामिल हो रही है, जनन के लिए वो आवश्यक कर रही है, आवश्यकता उसमें उत्पन्न कर रही है, ठीक है। इससे हम बोलेंगे अंडाशय, क्या? अंडाशय, ठीक है, ओवरी, क्या? ओवरी, ठीक है। ये हमारा होता है, ये हमारा होता है, ठीक है। यानी नर में जो नर जननांग होते हैं हमारे होते हैं नर जननांग में वृषण, और मादा में जो मादा जननांग होते हैं वो होते हैं अंडाशय। और अंडाशय हमने क्या बोला, यानी वृषण और अंडाशय, नर जननांग मादा जननांग से क्या निकलेंगे? कुछ कोशिका निकलेंगे, और वो कोशिका क्या होगी? गुणसूत्रों में आधी होंगी, जिन्हें बोल रहे हैं क्या? युग्मक, यानी गैमेट। और गैमेट क्या होते हैं? अवयव, यानी हेप्लॉइड। देख लेते हैं इसको भी। और ये इन वृषण से निकल रहे हैं क्या? युग्मक, क्या? युग्मक, ठीक है। और युग्मक जो होते हैं ये हमारे अगुणित होते हैं, युग्मक जो होते हैं अगुणित। अगुणित का मतलब, मान लीजिए इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 है, मादा में भी वही है 46, इसमें यक्स यक्स, ठीक, इसमें यक्स वाई, ठीक है। तो 46 से जो हमारा युग्मक बनती है, यानी इनके भी जो प्रोसेस होती है, नर से जो हमारा युग्मक बन रहा है, इसमें होता है हमारा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। विभाजन कौन सा हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है किसमें? युग्मक बनने के लिए। और यह युग्मक क्या होते हैं? वृषण से क्या बनते हैं? शुक्राणु। शुक्राणु हमारे क्या होते हैं? युग्मक होते हैं। कौन सा युग्मक? नर युग्मक। ये हमेशा ध्यान रखना कि नर में जो युग्मक बन रहे वो शुक्राणु होते हैं, और मादा में जो युग्मक बनेंगे मादा जननांग से, अंडाशय से, वो हमारे क्या होंगे? मादा युग्मक, यानी अंडाणु होंगे। ओवम देख लेते हैं युग्मक। इससे जो हमारा युग्मक हम बोलेंगे क्या? युग्मक बोलेंगे हम क्या? शुक्राणु, ठीक है, यानी स्पर्म। और ये जो हमारा होगा अंडाशय से हमारा बनेगा क्या? इससे बनेगा हमारा युग्मक, युग्मक। और युग्मक हमारा जो है वो अगुणित संरचना होती है। कौन सी संरचना? अगुणित संरचना होती है, यानी इसमें हमारे जो गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? अगुणित में 23 आधी हो जाती है, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रही है, इसमें भी 23, ठीक है। और ये युग्मक, मादा युग्मक जो अंडाशय से जो युग्मक बन रहे हैं वो हमारे होते हैं अंडाणु, यानी ओवम, अंडाणु या ओवम, ये हमारे होते हैं। अब ये नर युग्मक, ये हमारे क्या होते हैं? नर युग्मक। ये भी हमारे होते हैं मादा युग्मक। अब ये नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी शुक्राणु अंडाणु, आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, निषेचन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, यानी युग्मक संलयन करेंगे। और आपस में ये क्या करेंगे? नर युग्मक मादा युग्मक क्या करेंगे? आपस में संलयित होंगे, क्या?
इसे बोलेंगे संलयित होंगे तो हमारा क्या बनेगा, युग्मनज या जाइगोट। जाइगोट जाइगोट बनेंगे। इसे बोलते हैं हम निषेचन। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। निषेचन को हम एक और नाम से जानते हैं सिनगेमी। देख लेते हैं निषेचन या सिनगेमी। सिनगेमी 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 देखिए, युग्मन जो होता है यानी ये अगुणित यानी नर युग्मक अगुणित है, मादा युग्मक जो है अगुणित है। यानी दो युग्मक मिलके यानी अगुणित नर युग्मक मादा युग्मक आपस में दो अगुणित मिलकर क्या बनेंगे, यानी 23 गुणसूत्र अगुणित मिलके क्या बनेंगे, हमारा युग्मनज। और युग्मनज जो बनेंगी तुम्हारा बनेगा क्या, जाइगोट। यानी युग्मनज को जाइगोट बोलते हैं। और युग्मनज कौन सा रहेगा, जो हमारा होगा द्विगुणित। यानी 23 और 23 ये हमारा होगा 46। यानी अगुणित यानी द्विगुणित 1 1 2। इसलिए इसी तरह ये भी अगुणित द्विगुणित। ठीक है, यही इसमें भी हो रहा है, यानी द्विगुणित हो जाएंगे। युग्मनज हमारे क्या आंसर होते हैं, द्विगुणित यानी 46 गुणसूत्र। यही हमारा प्रोसेस होता है लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में यही हमारा प्रोसेस होता है। और लैंगिक जनन ये द्विगुणित एक कोशिका होती है। द्विगुणित एक कोशिका होती है, एक कोशिका ये। और ये एक कोशिका आगे समसूत्री विभाजन, ये ध्यान रखिएगा, युग्मनज में हमेशा समसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि इसके बाद केवल वृद्धि चाहिए इनको, केवल ग्रोथ चाहिए, केवल इनको सेल डिवीजन चाहिए। और इसमें क्या होना था, इसमें भी सेल डिवीजन होना था, लेकिन इनमें जो अनुवांशिक पदार्थ है, आकार की और साल की जो लक्षण है, इसमें कुछ आधा लक्षण इसमें जाएंगे, आधा लक्षण इसमें भी, नर का जो अनुवांशिक पदार्थ इनके भी आधा लक्षण इसमें जाएंगे, यानी शुक्राणु में और अंडाणु में जाएंगे। और शुक्राणु अंडाणु यानी आधा लक्षण इसका मादा का, आधा लक्षण नर का। इन दोनों का लक्षण युग्मक में है। और युग्मक आपस में जो मिले हैं इसी को बोल रहे हैं युग्मनज, और जो मिल रहे हैं इसी को बोल रहे हैं निषेचन यानी सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी। और युग्मनज में आधा लक्षण मादा के हैं, आधा लक्षण नर के हैं। यानी ये पूर्व से ना तो नर के समान, ना तो पूर्व से मादा के समान है। यानी ये एक नए जाति का विकास हो गया, जैसे हम आप और भी जीव। इस कारण से हम मान सकते हैं जैव विकास का एक कारक है युग्मनज। युग्मनज हमारा एक कोशिका है, और इस कोशिका में हमारा सेल डिवीजन होती है, यानी कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन के द्वारा बनता है क्या, भ्रूण। और भ्रूण बनता है तो इसमें भ्रूण विकसित होकर क्या बनाता है, संतान। और संतान प्रसव के द्वारा मादा के गर्भाशय से बाहर आता है और एक नए जात या एक जीव का निर्माण करता है। ये हमारे पूरी होते हैं लैंगिक जनन। अगर लैंगिक जनन नर, देखिए नर और हमारा मादा एक ही जीव में है, यानी ये एक जीव है, मान लीजिए एक जीव है, इसमें भी नर भी हैं और मादा भी हैं, नर भी हैं और मादा भी हैं, एक ही जीव में है, नर और मादा एक ही जीव में है, तो उसे बोलेंगे द्विलिंगी। नर मादा एक ही जीव में, इसे बोलेंगे द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल या मोनोसियस। और यह जब द्विलिंगी होंगे, यानी द्विलिंगी होंगे, द्विलिंगी किसमें होता है, यानी नर और मादा भाग एक ही जीव में हो, उसमें किसी अलग नर या अलग मादा की आवश्यकता नहीं होती। ये निषेचन कर लेते हैं किसी भी हाल में। द्विलिंगी जो हमारे जीव होते हैं उनका एग्जाम्पल है, द्विलिंगी जीव उनका एग्जाम्पल है हमारा क्या, केचुआ। आपने देखा होगा केचुआ को, केचुआ, ठीक है। और वेल मछली, केचुआ, वेल और स्टारफिश, और कौन सा होता है, जोंक और फीता कृमि।
5 जीव ऐसे हैं, केचुआ, व्हेल, स्टारफिश, जोंक, फीता कृमि। इन 5 जीव में नर भाग और मादा भाग एक ही जीव में है, यानी अलग अलग नहीं है। जैसे मनुष्यों में, स्तनधारियों में अलग अलग होते थे कि नर अलग है, इनको पहचान सकते हैं कि ये नर है, ये मादा है। इसमें पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि इनमें एक ही में पूरे संरचनाएं मिल रही हैं, नर और मादा भाग। स्तनधारियों में ऐसे नहीं है। तो स्तनधारियों में नर और मादा अलग अलग हैं, ठीक है। और नर और मादा जब जीव में अलग अलग हैं तो इनको बोलेंगे एक लिंगी। एक लिंगी। और एक लिंगी जीव यानी यूनिसेक्सुअल, इसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल या मोनोसियस, डायोसियस। इनका एग्जाम्पल है स्तनधारी। स्तनधारी जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, बंदर, भेड़, बकरी, घोड़े में आदि में। ये पूरी क्रिया होती है लैंगिक जनन। हमने लैंगिक जनन के बारे में क्या पढ़ा है कि लैंगिक जनन 2 विपरीत जनक भाग ले रहे हैं, यानी एक नर भाग और एक मादा भाग। नर में नर जननांग पाए जा रहे हैं और मादा में भी हमारे मादा जननांग पाए जा रहे हैं। नर जननांग में जो हमारा विकसित हो रहा है उसे बोलते हैं वृषण, और मादा जननांग में जो विकसित हो रहा है उसे बोलेंगे अंडाशय। और इन्हीं अंडाशय और वृषण से हमारे जो वृषण है यानी नर जननांग है, उन्हीं वृषण से निकल रहे युग्मक, यानी इन्हें बोलेंगे नर युग्मक। और यह युग्मक का नाम है शुक्राणु, स्पर्म। और यही मादा में जो है हमारा है अंडाणु, मादा जननांग। और मादा जननांग से जो हमारा मादा युग्मक है इनको बोलेंगे अंडाणु, ओवम। और यह अंडाणु और शुक्राणु आपस में जब मिल रहे हैं, मिलने को हम बोल रहे हैं निषेचन या सिनगेमी, फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी। और युग्मन जो है हमारा द्विगुणित है और एक कोशिका है और 46 गुणसूत्र है। और युग्मन जो होता है आगे विकसित होकर हमारा बनाता है भ्रूण, और भ्रूण विकसित होकर एक नए संतान उत्पन्न करता है। ये हमारा होता है लैंगिक जनन। यानी सीधी सीधा बात कि लैंगिक जनन 2 जीव भाग लेते हैं, यानी 2 जीव की जरूरत पड़ती है लैंगिक जनन में, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो। ये आपस में क्या करते हैं, कुछ युग्मक बनाते हैं। और युग्मक आपस में क्या होती हैं, संलयित होती है। और संलयित कहाँ पर होती हैं, युग्मनज क्या संलयित कहाँ पर होती हैं, ये मादा के क्या अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल, ठीक है। मादा के अंडवाहिनी में युग्मनज यानी नर युग्मक और मादा युग्मक यहाँ संलयित होकर युग्मनज बना रहे हैं। मान लीजिए ये मादा का गर्भाशय है, ये मादा का गर्भाशय है, ये हमारा अंडाशय है मादा का, और ये भी हमारा अंडाशय है। ये यहाँ से क्या आए यहाँ से एक अंडाशय से अंडाणु यहाँ पर आए फैलोपियन ट्यूब में स्थमस जंक्शन तक, और यहाँ पर एक शुक्राणु गया ऐसे 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 ऐसे। और शुक्राणु का जो न्यूक्लियस है इस अंडाशय में क्या हो जाता है, अंडाणु में चला जाता है। कोरोना लेडिएटा और जोना पेलोसिडा को गला करके उनके अंदर चला जाता है और एक युग्मनज बना लेता है। और युग्मनज जो होता है वो मादा के गर्भाशय के अंतःस्तर, इस तरह से बहुत से 3 स्तर होती है, अंतःस्तर, मध्य स्तर और बाह्य स्तर। वो अंतःस्तर यानी एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है और चिपक कर ऐसे कोश का विभाजन बनाते हमारा क्या बना लेता है, एक नए जीव यानी एक नए शिशु का निर्माण कर लेता है। और शिशु जो हमारा 9 मंथ और पीरियड के बाद क्या हो जाती है, विकसित होती है, जिसे बोलेंगे जीव, प्रसव के द्वारा होती है। यही होता है हमारा लैंगिक जनन, कैसे जो उत्पन्न होता है, ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है लैंगिक जनन में। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि लैंगिक जनन में जो हमारे नर और मादा भाग हैं, इनमें जो युग्मक बन रहे हैं, युग्मक बन रहे हैं वो हमेशा, इसमें जो विभाजन हो रहा है युग्मक बनने में, युग्मक बनने में हमेशा विभाजन कौन सा हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। यानी अर्धसूत्री विभाजन मतलब अगर गुणसूत्र इसमें 46 हैं तो 23 हो जाएंगे, अगर 40 हैं तो 20 हो जाएंगे, 40 है तो 20 हो जाएंगे। अगर इसमें 8 हैं तो 4 हो जाएंगे। ये हमारे होते हैं, मतलब आधी हो जाती हैं अर्धसूत्री विभाजन में। आधी, अर्ध मतलब आधा, सूत्र का मतलब गुणसूत्र, विभाजन का मतलब बटना, अर्ध मतलब आधा, सूत्री का मतलब गुणसूत्र और विभाजन का मतलब बटना। ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है लैंगिक जनन में। आप लोग समझ गए होंगे लैंगिक जनन क्यों जरूरी है। ये समस्त स्तनधारियों में होता है लैंगिक जनन, ठीक है। चाहे वो बंदर हो, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी, चाहे मनुष्य क्यों ना हो, ये लैंगिक जनन ही करते हैं। और ये लैंगिक जनन करने के लिए
हम जैसे जीवों में कुछ अवस्था से गुजरना पड़ता है, तभी तो हमारे में बनेंगे क्या, शुक्राणु, और तभी तो बनेंगे अंडाणु। कैसे पता चलेगा कि इसमें शुक्राणु और अंडाणु बन गया, यानी युग्मक का विकास हो गया है, यानी मादा जननांग और नर जननांग का विकास हो गया है। यानी जो जीव होता है वो अपने एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित अवस्था या कुछ परिपक्व अवस्था आती है, जिससे हम पसंदारियों में बोलेंगे किशोरा अवस्था। और इन पौधों में बोलेंगे हम, पौधों में बोलेंगे कायिक प्रावस्था, वेजिटेटिव फेज। किशोरावस्था में क्या होता है, मादाओं में जो होती है वो स्तन ग्रंथि से विकसित हो जाती हैं हल्की हल्की, जैसे ही इनका 14 से 16 साल जैसे आता है महिलाओं का, उनका स्तन ग्रंथियाँ विकसित हो जाती हैं। और मादाओं में तो होता है, उनके साथ साथ पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में जो होता है कंधे विकसित हो जाते हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं, दाढ़ी मूँछ आने लगती हैं, यानी इनमें शुक्राणु बन रहे हैं। और मादा में अगर स्तन ग्रंथियाँ विकसित हो रही हैं, आप समझ जाइए कि इसमें अंडाणु पूरी तरीके से परिपक्व हो गया है, ये जनन के लिए पूरी तरीके से मेच्योर हो गए हैं, ये आप लैंगिक जनन कर सकते हैं। ये होता है लैंगिक जनन। और कुछ जीव ऐसे भी हैं जो कुछ निश्चित सीजन में ना, कुछ अलग अलग सीजन में करते हैं। इन जीवों को हम बोलते हैं जैसे ब्रीडर्स, जैसे सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूस ब्रीडर। जो भेड़, बकरी, घोड़ा, सूअर ये होते हैं, ये कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तब करते हैं, जैसे उनके लिए आवास अच्छी हो, उनके लिए वातावरण सही हो, उनके लिए रहने के लिए पूरी व्यवस्था मिल रही हो, खाने पीने की पूरी चीज़ें मिल रही हो, तापमान भी सही हो, तब वो क्या करेंगे, जनन करेंगे। कौन कौन उसमें आते हैं, जैसे भेड़, बकरी, घोड़ा, सूअर आदि, ये हमारे आते हैं सतत सतत नहीं, ये हमारे आते हैं मौसमी प्रजनक, सीजनल ब्रीडर्स, यानी वे जीव जो अनुकूल परिस्थितियों में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, जैसे भेड़, बकरी, घोड़ा, सूअर। और जो मनुष्य या स्तनधारी होता है, जैसे गाय, भैंस, बंदर, खरगोश, मनुष्य, इनमें ये सतत प्रजनन होते हैं, यानी कंटिन्यूस ब्रीडर, यानी ये कोई भी अनुकूल हो या प्रतिकूल, ये जनन करेंगे ही करेंगे। ये जनन के लिए परिपक्व हो गए हैं तो जनन करेंगे ही करेंगे किसी हर हाल में। इनमें एक अनुकूल, ऐसा नहीं होता कि अनुकूल आएंगे तो ये जनन करेंगे, नहीं, अनुकूल है या प्रतिकूल ये जनन करेंगे। यानी वे जीव जो अपने पूर्ण जनन काल में, यानी पूर्ण जनन काल में ही जनन के लिए सक्रिय होते हैं, ये हमारे होते हैं सतत प्रजनक। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब आता है हमारा कुछ, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, आप लोग क्या पढ़े अभी अब तक आपने नहीं पढ़ा लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन कैसे होता है, कितने जनक भाग ले रहे हैं, युग्मक बन रहा है कि युग्मनज बन रहा है, कौन सा विभाजन हो रहा है, गुणसूत्र की संख्या क्या है, इसमें कौन से नर जननांग है, कौन सा मादा जननांग, आप इस बारे में पूरी तरीके से समझ लिया, कौन से एक लिंगी जीव हैं, कौन से द्विलिंगी जीव हैं, ठीक है। और लैंगिक जनन अगर पुष्पों में हो रहा है तो हम बोलेंगे कायिक प्रावस्था, यानी जो लैंगिक अंग जो होते हैं वो पुष्पी होते हैं, यानी लैंगिक जनन के रूप में जो पुष्पों में लैंगिक अंग होता है वो पुष्प ही होता है, यानी पौधों में लैंगिक अंग के रूप में पुष्प पाया जाता है, और उन पुष्प पे कुछ नर जननांग और मादा जननांग होते हैं। और कुछ पुष्प में जो होता है, या कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें नर और मादा जननांग ये अचल होते हैं, उनके आपस में सलाहित होने के लिए कुछ माध्यम यानी जल की आवश्यकता होती है, जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन जीवों को जल की आवश्यकता होती है। और कुछ युग्मक हैं जो अचल होते हैं, इनको परागण की आवश्यकता होती है, परागण के द्वारा इन यौन नर एवं मादा युग्मक तक पहुँचते हैं, इसे बोलते हैं परागण। देखते हैं इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है निषेचन, लैंगिक जनन की घटना है, यहाँ बोल सकते हैं लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, यानी अब तक हमने देखा कि लैंगिक जनन में क्या क्या घटनाएं हो रही थी। तो हमने देखा
इसमें निषेचन हो रहा है, और निषेचन के जो पहले हो रहा था उसमें हम देख रहे थे कि इसमें युग्मक बन रहा है और युग्मक का स्थानांतरण हो रहा है फैलोपियन ट्यूब तक, यानी वृषण से निकलते हैं शुक्राणु अपनी गति करते हैं फैलोपियन ट्यूब की तरफ। और क्या हो रहा है इसमें निषेचन पश्च घटनाएं हो रही है, यानी निषेचन के बाद क्या हो रहा है, यानी युग्मनज क्या करता है, कोशिका विभाजन संसूत्री द्वारा ये भ्रूण बना रहा है और भ्रूण विकसित होकर एक नए जीव या एक नए संतान को बना रहा है। यानी लैंगिक जन्म में होने वाली घटनाएं जो होती है वो हमारी 3 घटनाएं इसमें आती हैं। पहला आता है इसमें निषेचन, पश्च घटना, पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना है, ठीक है। और दूसरा हमारा आता है निषेचन, और जो हमारा तीसरा आता है निषेचन पूर्व के बाद निषेचन पश्च घटना आती है, निषेचन पश्च घटना। इसको बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इससे बोल देंगे फर्टिलाइजेशन, क्योंकि निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। इससे बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये हमारे लैंगिक जन्म में 3 घटनाएं आ रही हैं। निषेचन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी बोलते हैं ना इसे, या सिनगैमी भी बोलते हैं इसे, ठीक है, सिनगैमी भी बोलते हैं। अब इसके बाद जो हमारा आता है निषेचन पूर्व घटना में क्या रहती है, देखेंगे निषेचन पूर्व घटना में पहले का निषेचन पूर्व घटना में क्या रहती आ रही थी, हमारा युग्मक बन रहा था। क्या बन रहा था, और निषेचन जो हमारी पूर्व घटना थी पहले में, उसमें क्या बन रहा था, युग्मक बन रहा था और युग्मक स्थानांतरण हो रहा था, युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। युग्मक गैमेट, युग्मक बन रहा था, यानी युग्मक जनन, इसे हम बोल सकते हैं युग्मक जनन। तो हमारा आ रहा था जो लैंगिक जन्म में 3 घटनाएं थी, उसमें पहला जो घटना था हमारा निषेचन पूर्व घटना में जो हमारा आ रहा था, युग्मक का निर्माण हो रहा था और युग्मक स्थानांतरण हो रहा था। युग्मक जो बन रहा था हमारे नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक। नर में जो युग्मक बन रहे थे उसे बोलते थे शुक्राणु, और मादा में जो युग्मक बन रहे थे उसे बोलते थे अंडाणु। और इन सभी बनने को हम बोलते हैं युग्मक जनन। यानी किसी भी जीव में नर जननांग में या मादा जननांग में युग्मक का बनना युग्मक जनन कहलाता है, ठीक है। यानी जननांगों में युग्मकों का बढ़ना युग्मक जनन कहलाता है, चाहे वो नर जननांग हो चाहे वो मादा जननांग हो। नर जननांग से बनेगा हमारा युग्मक शुक्राणु और मादा जननांग से हमारा युग्मक बनेगा अंडाणु। युग्मक स्थानांतरण हो रहा था, यानी युग्मक कहाँ कर रहे थे, स्थानांतरण हो रहे थे, मिलने के लिए निकट आ रहे थे, युग्मक स्थानांतरण हो रहा था। अब हमारा जो इसमें आ रहा था, अब देखेंगे युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए युग्मक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन जो हमारे होते हैं देख लेते हैं, पहले इरेज कर दें। अब हम देखेंगे युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। युग्मक का प्रकार, युग्मकों का प्रकार, टाइप्स ऑफ गैमिट, ठीक है। युग्मकों का प्रकार क्या होता है, देखिए युग्मक जो होते हैं यानी नर और मादा युग्मक, उनके जो परिमाण है यानी जो साइज है, और मतलब साइज है छोटा है कि बड़ा है, और उनकी बाहर से देखने में कि गोल है कि चपटा है कि छोटा है कि बड़ा है, ऐसे इनके आधार पर युग्मक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला हमारा आता है युग्मक, पहला जो हमारा आता है उसे बोलते हैं क्या, समयुग्मक। और जो हमारा दूसरा आता है,
उसे बोलेंगे क्या, असम युग्मक, असम युग्मक, असम युग्मक। और जो हमारा तीसरा आता है वो हमारा होता है अंड युग्मक। क्या, अंड युग्मक, अंड युग्मक। ठीक है, ये हमारे 3 तरह के होते हैं युग्मक। ठीक है, 3 तरह के, एक समयुग्मक, असमयुग्मक और अंड युग्मक। ठीक है, समयुग्मक क्या होते हैं, यानी वे युग्मक, इस प्रकार के जो युग्मक होते हैं समयुग्मक में, इसका आकार और परिमाण, आकृति और परिमाण, यानी बाहर से देखने पर तो भी समान, और इसका साइज छोटा है कि बड़ा वो भी समान होते हैं समयुग्मक। यानी समयुग्मक में जो युग्मक होता है वो आकृति और परिमाण में समान होता है। इनको हम पहचान नहीं पाते देखकर कि कौन सा नर युग्मक है और कौन सा मादा युग्मक, इसी को बोलते हैं समयुग्मक। जैसे किसमें होता है समयुग्मक, समयुग्मक जो हमारा होता है एग्जाम्पल में क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स और हमारा आता है क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा। ठीक है, ये हमारा होता है समयुग्मक। ठीक है, और हमारा होता है राइजोपस भी। क्या, राइजोपस, राइजोपस भी होता है हमारा समयुग्मक में। यानी ये सब युग्मक हैं, ये सब क्या है, युग्मक हैं। इसमें नहीं, युग्मक नहीं है, ये सब क्या है हमारे एग्जाम्पल में आते हैं समयुग्मक में। और इन क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा और राइजोपस, इसमें जो युग्मक बनते हैं इनका युग्मक होता है वो आकार में भी समान, साइज में भी समान होता है। यानी अगर ये भी गोल हैं तो इनका मादा युग्मक भी गोल है, ये भी नर युग्मक, मान लीजिए नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। ठीक है, मादा युग्मक, ये भी गोल है, ये भी गोल है। इनको बाहर से देखेंगे तो भी समान दिखेगा, और परिमाण में देखेंगे यानी आकार में भी और परिमाण, परिमाण या क्या, साइज, यानी आकृति और आकार, इसको बोलते हैं आकृति, आकृति और परिमाण। इनका आकृति और परिमाण जो है वो समान है, गोल है, ये भी गोल है। तो हम देख कर पहचान नहीं पा रहे हैं, अगर इसको हम ऐसे कर दें तो पता चला है कौन सा नर युग्मक कौन सा मादा युग्मक, नहीं ना, ये भी गोल है, ये भी गोल है, इनका भी साइज इतना बड़ा है, इनका भी साइज इतना बड़ा है, बाहर से देख रहे हैं आकृति गोल है, गोल है, यानी हम पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा नर युग्मक है और मादा युग्मक। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट असम युग्मक। असम युग्मक माने इसका उल्टा, यानी इसमें जो किसी भी जीव का जो युग्मक बनता है वह बाह्य आकृति में तो समान होते हैं लेकिन परिमाण अलग अलग होता है, यानी परिमाण छोटा होता है या किसी का बड़ा हो सकता है। यानी इनका युग्मक किसी जीव में असम युग्मक हो रहा है, इन जीवों में, यानी असम युग्मक जो जिस जीव में बन रहा है, इन जीवों में जो युग्मक बन रहा है उनका युग्मक का बाह्य आकृति समान तथा उनका परिमाण या साइज अलग अलग होता है। जैसे फ्यूकर, फ्यूकर, और फ्यूकर के बाद हमारा एक और एग्जाम्पल आता है क्या, स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा। ठीक है, ये हमारा सवाल है फ्यूकर और स्पायरोगैरा, ये हमारा एग्जाम्पल है इन असम युग्मक का। ठीक है, फ्यूकर और राइजोपस में जो युग्मक बनते हैं वो क्या बाह्य आकृति में तो समान होते हैं, बाह्य आकृति में समान के परिमाण में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी मान लीजिए ये गोल हैं, ये भी गोल है, मान लीजिए ये नर युग्मक हैं और ये मादा युग्मक है। ठीक है, यानी इनका जो क्या है आपस में आकृति तो समान है, बाह्य आकृति समान है, यानी आकृति मतलब ये भी गोल है, ये भी गोल, इनका आकृति तो समान है लेकिन परिमाण या साइज, परिमाण या साइज बड़ा है कि छोटा है, इनका परिमाण अलग अलग है। इनका नर का परिमाण, नर का साइज बड़ा है और मादा का साइज छोटा है। ये हमारा होता है असम युग्मक। ठीक है, ये हमारा हो गया असम युग्मक। अब हम देखेंगे अंड युग्मक। अंड युग्मक में क्या होता है, ऐसे जीव
जिसमें नर युग्मक बन रहे हैं उनके लिए ऐसे जो जिसमें नर युग्मक छोटा तथा चलनशील होता है। अब कहोगे चलनशील, हाँ, इसमें जो युग्मक बनेगा वो नर जो युग्मक होगा वो छोटा होगा और चलनशील होगा, यानी इसमें कशाभिका पाई जाती है, फ्लैजिला पाई जाती है, जो गति करके एक स्थान से दूसरा स्थान तक मूव कर सकती है, गति कर सकती है अंड युग्मक में। और मादा युग्मक क्या होता है? मादा युग्मक जो होता है वो हमारा कुछ नर युग्मक से बड़ा होता है और यह अचल होता है, यानी यह चल सकने में सक्षम नहीं होता। इसमें कशाभिका पाई जाएगी थी नर युग्मक में, इसमें मादा युग्मक बड़ा है, अचल है, इसमें कशाभिका नहीं पाई जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल में हमारा आता है स्तनधारियों में, स्तनधारियों जैसे पक्षी हो गए, बंदर हो गए, मनुष्य हो गए, ठीक है, ये हमारा हो गया अंड युग्मक में। तो हमारा युग्मकों का प्रकार हो गया, ठीक है। अब देखेंगे, अब हमारा एक प्रोसेस तो खत्म हो गया, यानी निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पूर्व घटना में हमने पढ़ा कि निषेचन पूर्व घटना में हमारा युग्मक बन रहा है और युग्मक स्थानांतरण हो रहा है, युग्मक स्थानांतरित होकर एक युग्मनज बना रहा है, ठीक है। और जो हमारा युग्मक है वो कितने प्रकार के हो रहे थे? 3 प्रकार के, समयुग्मनज, असमयुग्मनज और असमयुग्मक और समयुग्मक और अंड युग्मक। अब देखेंगे हमारा निषेचन आता है, लैंगिक में होने वाली घटनाएं में दूसरा जो है वो हमारा आता है निषेचन। निषेचन फर्टिलाइजेशन या सिंगमी बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन या सिंगमी बोलते हैं, ठीक है। निषेचन क्या है हमने बताया इसके पहले यहाँ पर समझा के कि नर युग्मक और मादा युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्या कर रहे हैं? संलयित हो रहे हैं, ठीक है। यानी संलयित हो रहे हैं, तुम्हारा क्या बना रहे थे? भ्रूण बना रहे थे, और भ्रूणित होकर नए संतान को बना रहा है। यानी इसमें जो होता है, इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक को क्या बोले थे? शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या बोले थे? अंडाणु, अंडाणु। यानी इन दोनों का क्या हो रहा था? आपस में मिलन हो रहा था, इसे बोलते थे हम निषेचन। जो बन रहा था नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या बन रहा था? हमारा क्या बन रहा था? जाइगोट या युग्मनज। इसमें देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक ये हमारे अगुणित हैं और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। हम बोल सकते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जब संलयित होते हैं तो होता है निषेचन, और निषेचन जो होता है तो हमारा होता है द्विगुणित होता है, द्विगुणित युग्मनज निर्माण होता है। क्या? द्विगुणित यानी 46। यानी जाइगोट या युग्मनज में जो गुणसूत्र हैं उसमें 46 गुणसूत्र हैं और जिसे बोलते हैं द्विगुणित, और ये 2 युग्मक से मिलकर बने हैं। यानी जो हमारा निषेचन होता है, निषेचन जब होता है उसे बोलते हैं हम जाइगोट। तो जाइगोट जो होता है ये 2 युग्मक यानी नर युग्मक और मादा युग्मक से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये हमारा होता है निषेचन। निषेचन का मतलब ही होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संलयित होना, निषेचन कहलाता है। और निषेचन हमने बताया निषेचन कहाँ पर हो रहा है? मादा के अंडवाहिनी में, फैलोपियन नलिका जिसे बोलते हैं, यानी उस जगह में हो रहा है, इस फैलोपियन स्थमस जंक्शन में, ठीक है। अब हमारा इसके बाद आता है यानी निषेचन में सिर्फ निषेचन हो रहा है। अब हमारा तीसरा जो आता है लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं में, तीसरा जो था हमारा निषेचन पश्च घटना, यानी निषेचन के बाद क्या हो रहा है, ठीक है। निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना है, निषेचन पश्च घटना तीसरा हमारा था। निषेचन पश्च घटना से बोलते थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन
इवेंट। निषेचन पश्च घटना क्या हो रही थी? निषेचन पश्च घटना में निषेचन की बात क्या हो रहे थे? भ्रूण बन रहा है और भ्रूण से एक नए जीव, यानी निषेचन के बाद क्या बन रहा था हमारा? निषेचन के बाद हमारा बना था युग्मनज और भ्रूण। ठीक है, ये हमारा आ रहा था निषेचन। यानी निषेचन पश्च घटनाएं में क्या आ रही थी? देखिए, निषेचन के बाद जितने भी घटनाएं होती हैं, निषेचन के बाद होने वाली समस्त घटनाएं या जितनी भी घटनाएं होती है उसे बोलते हैं निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटना के बाद यानी जब हम बता लेते निषेचन जब हो जा रहा था तो उसमें युग्मनज बन रहा था, और युग्मनज विभाजन के द्वारा क्या बना रहा था? भ्रूण, और भ्रूण विकसित होकर एक नए संतान उत्पन्न हो रहा था प्रसव के द्वारा, और वह संतान प्रसव के द्वारा उत्पन्न हो गया तो एक जीव बन गया, यानी एक नए जीव का उत्पन्न हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हमारा होता है निषेचन पश्च घटनाएं। समझ आया? अब निषेचन अब हम पढ़ेंगे कि किसमें आंतरिक निषेचन होता है, किसमें बाह्य निषेचन होता है। यानी कुछ जीवों में ऐसा निषेचन होता है जो शरीर के अंदर होता है, कुछ जीवों में ऐसा निषेचन हो रहा है जो शरीर के बाहर हो रहा है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको पता रहेगा तो और अच्छी बात है, कम से कम नॉलेज तो होनी चाहिए। देख लेते हैं निषेचन। ठीक है, ये हमारे दो तरीके से होता है। ठीक है, और निषेचन भी होता है तो दो तरीके से हो रहा है। एक हमारा आता है बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन, और आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन बोलते हैं क्या? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और आंतरिक निषेचन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो बाह्य निषेचन क्या होता है? यानी ऐसा निषेचन या ऐसे जीव में यह निषेचन होता है जब किसी जीव में बाह्य निषेचन, जब किसी जीव में निषेचन शरीर के बाहर हो रहा है, जब किसी जीव में निषेचन शरीर के बाहर हो रहा है उसे बोलते हैं हम बाह्य निषेचन। यानी ऐसे जीव जिसमें निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर हो रही है, शरीर के बाहर हो रही निषेचन की क्रिया, इसे बोलेंगे हम क्या? बाह्य निषेचन। जैसे कुछ मछलियों में शरीर के बाहर होता है और शैवालों में। ठीक है, बाह्य निषेचन का एग्जाम्पल है मछलियों में और शैवालों में। इन सब में बाह्य निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन किसमें होता है? आंतरिक निषेचन यानी ऐसे जीव जिनका निषेचन शरीर के अंदर हो रहा है, यानी ऐसे जीव जिसमें निषेचन की क्रियाएं शरीर के भीतर संपन्न हो रही हैं, ऐसे निषेचन को बोलेंगे आंतरिक निषेचन। जैसे स्तनधारियों में, एग्जाम्पल स्तनधारी में, ये हमारा हो गया आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। ठीक है, तब अब मिटा देते हैं इसको। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम क्या? अनिषेक जनन। अगर ऐसे भी जीव हैं, अब हम निषेचन में देखेंगे क्या? अनिषेक जनन, यानी
अनिषेक जनन में बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नए जीव बन जाना अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे मधुमक्खियों में होता है अनिषेक जनन। ठीक है, निषेचन और हमारा अब आता है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस। क्या? पार्थेनोजेनेसिस कि अनिषेक जनन क्या होता है? अनिषेक जनन क्या होता है? अनिषेक जनन में जो जीव होता है वो बिना नर युग्मक से संलयित होकर बिना नर युग्मक के संलयित हुए बिना मादा युग्मक से नए जीव बना लेता है। यानी मादा खुद ही मादा युग्मक से एक नए जीव बना लेता है। यानी यह कुछ रूप में एक अलैंगिक जनन की तरह कार्य कर रहा है अनिषेक जनन। इसमें केवल मादा यानी मादा क्या कर रही है? अपने मादा युग्मक से अंडाणु से क्या कर रही है? कि नए जीव का निर्माण कर रही हैं। अनिषेक जनन यानी ऐसे जनन जिसमें बिना निषेचन के द्वारा मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण करना, ये हमारा होता है अनिषेक जनन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अनिषेक जनन। हम निषेचन पढ़ लिया है, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन। अब हम अनिषेक जनन भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे भ्रूण उद्भव। यानी निषेचन जब हम पढ़ रहे निषेचन में होने वाली घटनाएं में जो तीसरा था निषेचन पश्च घटना, इसमें भ्रूण और युग्मनज बन रहा था। अब देखेंगे भ्रूण कैसे बन रहा है और भ्रूण उद्भव क्या है। भ्रूण या भ्रूण उद्भवन क्या? भ्रूण या भ्रूणोद्भवन जिसे बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए भ्रूण या भ्रूण उद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? ठीक है, देखिए युग्मनज से भ्रूण का बनना यानी युग्मनज विभाजित होकर जब भ्रूण बनता है वो भ्रूण उद्भव कहलाता है। ठीक है, यानी युग्मनज विकसित या विभाजन के द्वारा भ्रूण बनाता है वो कहलाता है भ्रूण उद्भव। ठीक है, भ्रूण उद्भव में जो हमारा युग्मनज होता है यानी भ्रूण उद्भव में जो हमारा युग्मनज होता है, युग्मनज उसमें क्या होता है? उसमें हमारा होता है कोशिका विभाजन और इसमें आता है कोशिका विभेदन। ये हमारे दो आती हैं। युग्मनज के बाद हमारे क्या आती है? कोशिका की विभाजन होती है। यानी युग्मनज जो होता है ये हमारे कोशिका विभाजन और विभेदन की क्रियाएं शुरू कर देता है। जैसे युग्मनज का विकास होने लगता है। ठीक है, कोशिका विभाजन यानी कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 इस तरह से बंटने लगती है। और कोशिका विभाजन के बाद कोशिका विभेदन जो होती है हमारे विशेष प्रकार की ऊतकों, अंगों और अंग तंत्रों का निर्माण करती है। कौन? कोशिका विभेदन के द्वारा। ये हमारे कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन होता है। यानी इन दो प्रोसेस के द्वारा ये हमारा बनता है भ्रूण उद्भव। यानी युग्मनज में कोशिका विभाजन कोशिका विभेदन की क्रियाओं के द्वारा हमारा बनता है भ्रूण। और भ्रूण क्या होता है? विकसित होकर एक नए संतान प्रसव के द्वारा उत्पन्न होता है जिसे बोलते हैं जीव। इसे ही बोलते हैं भ्रूण उद्भव। ठीक है, यानी युग्मनज से भ्रूण का विकसित होना ही क्या? युग्मनज से भ्रूण का विकसित होना युग्मनज से भ्रूण का विकसित होना भ्रूणोद्भवन या भ्रूण कहलाता है। ठीक है, और भ्रूण विकसित होकर हमारे एक नए संतान प्रसव के द्वारा उत्पन्न करता है।
यही होता है हमारे भ्रूण या भ्रूण उद्भवन। अब हम देखेंगे इसके बाद कि कुछ ऐसे जीव हैं जो निषेचित और अनिषेचित अंडे देते हैं। कुछ जीव ऐसे निषेचन करते हैं और कुछ जीव बिना निषेचन के ही अपना नया जीव बना रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे अब कि जो जीव अंडे के द्वारा यानी अंडे देकर एक नए जीव बना रहे हैं और जो जीव संतान उत्पन्न करके नए जीव बना रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं हम और आप, तो हम देखेंगे कि क्या है ये, यानी ऐसे जो अंडे दे रहे हैं इन्हें क्या बोलेंगे, इसमें कैसे जीव उत्पन्न हो रहा है, और ऐसे जीव जो नए जीव को बना रहा है इसे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, यानी शिशु को उत्पन्न कर रहा है। तो देख लेते हैं, हमारा अब टॉपिक आता है क्या, अंड प्रजनक। क्या अंड प्रजनक, अंड प्रजनक या ओविपेरस। अंड प्रजनक क्या होता है, ओविपेरस क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। अंड प्रजनक में यानी वे जीव जो निषेचित और अनिषेचित अंडे देते हैं, और इनके अंडे जो होते हैं ये कठोर कैल्शियम युक्त खोल से ढके रहते हैं, और जब इन अंडे का स्फुटन यानी जब यह अंडा पूरी तरीके से परिपक्व मैच्योर होकर जब स्फुटन टूटता है तो इसमें एक नए शिशु का निर्माण होता है, और ऐसे जीवों को अंड प्रजनक कहते हैं। ठीक है, जो अनिषेचित अंडे देते हैं, या ऐसे ही बोल सकते हैं इनका युग्मनज जो होता है यह शरीर के बाहर विकसित होता है। इनका युग्मनज जो होता है यानी जो पक्षी होती है वो अंडे दे देती हैं, तो अंडे में युग्मनज भी है और युग्मनज विकसित होकर क्या बन रही है, उसमें जीव बन रहा है, यानी इनका युग्मनज जो है शरीर के बाहर क्या कर रहा है, विकसित हो रहा है। ठीक है, जैसे अंड प्रजनक में आता हमारा मधुमक्खी, ये निषेचित और अनिषेचित दोनों क्या करती हैं, अंडे देती हैं, दोनों जन करती हैं। ठीक है, इसमें आता है मधुमक्खी। मधुमक्खी, ठीक है, जो अनिषेचित और निषेचित अंडे देती हैं। पक्षी हो गए, पक्षी, सरीसृप आदि भी जीव हैं। ठीक है, ये हमारे होते हैं अंड प्रजनक, यानी ऐसे जो अंडे देकर एक नए शिशु का या एक नए जीव का निर्माण कर रहे हैं, अंडे देकर, उन्हें बोलेंगे अंड प्रजनक यानी ओविपेरस। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्या, सजीव प्रजनक। ठीक है, सजीव प्रजनक यानी विविपेरस। विविपेरस क्या है, यानी ऐसे जीव जो अनिषेचित अंडे न देकर बल्कि निषेचित अंडे देती हैं। इनमें निषेचित अंडे का जो विकास होता है वो शरीर के भीतर होता है। ठीक है, यानी इसमें युग्मनज जो होता है यह युग्मनज मादा में के शरीर के भीतर होता है, यानी इनका युग्मनज निषेचित कहाँ होता है, मादा के शरीर के भीतर होता है सजीव प्रजनक में। और सजीव प्रजनक में युग्मनज से भ्रूण से एक नए संतान उत्पन्न होता है, यानी ऐसे जीव जो निषेचित अंडे के द्वारा मादा के गर्भाशय में शिशु को उत्पन्न कर रहा है सजीव प्रजनक कहलाता है, यानी इनका युग्मनज जो है वो शरीर के भीतर विकसित हो रहा है। सजीव प्रजनक में इनका जो युग्मनज है वो शरीर के भीतर विकसित हो रहा है। या ऐसे जीव जो क्या करते हैं, अपने जैसे शिशु उत्पन्न करते हैं, वो हमारे होते हैं सजीव प्रजनक। अंडे नहीं देते हैं, समझ लेना, अंडे नहीं देते हैं। जैसे मनुष्य में समस्त स्तनधारी कर देते हैं।
स्तनधारी में, ठीक है। तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया जो कक्षा 12वीं की थी, जीवों में जनन अध्याय फर्स्ट। आज हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है जो हमारा भाग 4 यानी लेक्चर 4 है। इसमें हमने पढ़ा लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन में कितनी घटनाएं घटित होती हैं, एक लैंगिक जीव क्या है, दो लैंगिक जीव क्या है, ठीक है। मौसमी प्रजनक, सजीव प्रजनक और अलग प्रजनक, सजीव प्रजनक, अनिश्चयक जनन और बानिश्चय जनन, मतलब पूरे हम इसमें कंप्लीट पढ़े हैं। लैंगिक जनन से संबंधित भ्रूण क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं, और नए जीव कैसे उत्पन्न हो रहा है, किस तरह से युग्मक बन रहे हैं, कैसा विभाजन हो रहा है, और इसमें गुणसूत्र कैसे आधे हो रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हमने आज पढ़ा। तो उम्मीद है आप लोगों को यह टॉपिक पसंद आया होगा। अगर यह टॉपिक पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।